हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एमआर वर्ल्ड पॉइंट में। आज आपके लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 39 लेके आए हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट। देखिए, पहला क्वेश्चन दिया है कि गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था। तो इनका जन्म हुआ था पटना में। पटना पड़ता है आपका बिहार में। बात करें गुरु गोविंद सिंह की, तो ये सिखों के 10वें गुरु थे। सिखों के 10वें गुरु थे, ठीक है। और इन्होंने एक पंथ की स्थापना की थी, उसका नाम है खालसा पंथ। खालसा पंथ की स्थापना की थी 1699 में, ठीक है। और ये सिखों के अंतिम गुरु माने जाते हैं। क्या माने जाते हैं? ये अंतिम गुरु, ठीक है। अंतिम गुरु भी यही थे। इसके अलावा बात करें सिखों के पहले गुरु कौन थे, तो प्रथम गुरु थे, यानी कि प्रथम गुरु थे आपके गुरु नानक देव, ठीक है। गुरु नानक देव, नानक देव। और इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था तलवंडी में। तलवंडी कहाँ पड़ता है? तो पाकिस्तान में पड़ता है। और तलवंडी किस नदी किनारे है? तो ये रावी नदी के किनारे है तलवंडी। इसके अलावा यदि आपसे पूछा जाए कि जो आपका अमृतसर है, अमृतसर में किस गुरु का जन्म स्थान है? तो अमृतसर में है आपका सिखों के 9वें गुरु। सिखों के 9वें गुरु हैं, उनका नाम क्या है? गुरु तेग बहादुर। गुरु तेग बहादुर, ठीक है। ये कौन से गुरु हैं? 9वें नंबर के गुरु हैं। इनका जन्म स्थान कौन सा है? तो इनका जन्म स्थान है अमृतसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? तो मीनाक्षी मंदिर स्थित है आपका मदुरई में। और मदुरई कहाँ पड़ता है? तो ये पड़ता है आपका तमिलनाडु में। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि मदुरई है वो किस नदी किनारे स्थित है, तो ये आपका बैगई नदी के किनारे स्थित है आपका मदुरई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सूर्य का प्रकाश धरती तक पहुंचने में कितने मिनट लेता है? तो कितने मिनट का समय लेता है? तो ये लेता है आपका 8 मिनट 20 सेकेंड या फिर 8.3 मिनट, ठीक है। लगभग आपका 500 सेकेंड का समय लेता है। इसको मिनट में चेंज करेंगे तो आपका 8.3 मिनट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल में खाद्य एवं कृषि मंत्री कौन थे? तो कृषि मंत्री कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे खाद्य एवं कृषि मंत्री। और ये कौन थे? षणमुखम शेट्टी, ये आपके वित्त मंत्री थे। और बी आर अम्बेडकर कौन थे? ये आपके विधि मंत्री या फिर कानून मंत्री थे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, WWF का विस्तारित रूप क्या? सॉरी, WWW का विस्तारित रूप क्या है? तो इसका विस्तारित रूप है वर्ल्ड वाइड वेब। वर्ल्ड वाइड वेब, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसका आविष्कार किसने किया था? तो इसका आविष्कार किया था टिम बर्नर्स ली ने। टिम बर्नर्स ली, ठीक है। कब किया था? तो 1989 में, 1989 में इसका आविष्कार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फीफा किस खेल से संबंधित है? तो फीफा का संबंध जो है वो फुटबॉल से है। इस बात की जाए, फीफा वर्ल्ड कप 2022 कहाँ पर हुआ था? तो ये हुआ था आपका कतर में। कतर पड़ता है दोहा के अंदर, और सॉरी दोहा पड़ता है कतर के अंदर। कतर की राजधानी क्या है? तो दोहा है। इसके अलावा 2026 में कहाँ पर होगा फीफा वर्ल्ड कप? 2026 में होगा आपका 3 देश हैं, जिसमें से एक यूएसए है, ठीक है। दूसरा आपका कनाडा है, और तीसरा आपका मैक्सिको है, ठीक है। तीनों देशों में संयुक्त रूप से होगा, ठीक है। ये तीनों नाम है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भटनागर पुरस्कार किससे संबंधित है? तो भटनागर पुरस्कार संबंध किससे है? तो जो भटनागर पुरस्कार है वो आपका विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। इसका पूरा नाम क्या है भटनागर पुरस्कार का? शांति स्वरूप भटनागर। शांति स्वरूप भटनागर, ठीक है। तो शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार के क्षेत्र में दिया जाता है, तो विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, एशियाई खेल 2022 का आयोजन कहाँ किया गया था? तो कहाँ किया गया था? ये हांगझाओ चीन में किया गया था। और 2026 में कहाँ पे होंगे? तो ये 2026 में होंगे जापान में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, युद्ध टैंक कहाँ बनाया जाता है? युद्ध टैंक बनते हैं आपके आवड़ी में। आवड़ी कहाँ पड़ता है आपका? चेन्नई के अंदर है। चेन्नई के अंदर है, और चेन्नई पड़ता है आपका तमिलनाडु में, ठीक है, तमिलनाडु में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किसके उत्तरी भाग को बारबरी स्टेट कहा जाता है? तो जो मोरक्को, ट्यूनीशिया और अल्जीरिया है, इसके जो उत्तरी भाग है, जो कि तीनों देश कहाँ पड़ते हैं? ये आपके अफ्रीका महाद्वीप में पड़ते हैं। उसका जो उत्तरी भाग है उसको क्या कहते हैं? बारबरी स्टेट के नाम से जाना जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? तो भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है वो कौन सा है? K2। इसी को बोलते हैं गार्डविन ऑस्टिन, ठीक है, गार्डविन ऑस्टिन, ठीक है। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि भारत के अंदर भारत का सबसे सर्वोच्च शिखर कौन सा है,
तो वो आपका कंचनजंगा हो जाएगा, क्योंकि जो अभी K2 है वो आपका पीओके वाले भाग में है, ठीक है। और पीओके भाग जो है वो भारत के कंट्रोल में अभी नहीं है। लेकिन बात की है भारत का सर्वोच्च शिखर कौन सा है, तो K2 ही आएगा। और भारत के अंदर कौन सा है, तो कंचनजंगा आएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि किसी कारणवश राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति दोनों का पद खाली हो जाता है तो राष्ट्रपति के कार्यों को कौन संपादित करेगा। तो मैंने आपको बताया रखा है कि ये राष्ट्रपति के न होने पर उपराष्ट्रपति संभालते हैं, और उपराष्ट्रपति ना हो तो उसके स्थान पर कौन संभालते हैं, तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो होते हैं वो संभालते हैं। ऐसा करने वाले पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो वो थे आपके एम हिदायतुल्लाह, ठीक है। यानी कि भारत के पहले कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन थे, तो वो आपके यही थे। कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन थे, तो एम हिदायतुल्लाह थे, जो भारत के मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन यानी कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ पर है, तो इसका मुख्यालय है जिनेवा में। और जिनेवा कहाँ पड़ता है, तो स्विट्जरलैंड में पड़ता है। पेरिस में किसका मुख्यालय है, तो यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है, पेरिस में। जकार्ता में आपका आसियान का मुख्यालय है। और दुबई में किसका मुख्यालय है, तो आईसीसी का मुख्यालय कहाँ है, दुबई में। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का मुख्यालय कहाँ है, तो दुबई में है आईसीसी का मुख्यालय। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सी रचना रविन्द्रनाथ टैगोर की नहीं है, तो जो द गाइड है पुस्तक वो किसकी है, रविन्द्रनाथ टैगोर की नहीं है, किसकी है, तो ये है आपकी आर के नारायण की, आर के नारायण। इस बात पर रविन्द्रनाथ टैगोर की, तो इनकी सबसे प्रसिद्ध जो पुस्तक है वो कौन सी है, गीतांजलि, जिसके लिए इन्हें क्या मिला था, जिसके लिए साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला, इनको नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है। अगला क्वेश्चन है, स्वर कोकिला किसे कहा जाता है, तो स्वर कोकिला के नाम से कौन सा प्रसिद्ध कलाकार है, तो लता मंगेशकर को स्वर कोकिला कहा जाता है। यदि आपसे पूछा जाए कि भारत की कोकिला किसे कहते हैं, तो भारत की कोकिला सरोजिनी नायडू कहते हैं। भारत की कोकिला कहा जाता है सरोजिनी नायडू को, और स्वर कोकिला कहा जाता है लता मंगेशकर को। बात करें लता मंगेशकर को भारत रत्न कब मिला था, तो इनको भारत रत्न मिला था 2001 में। अगला क्वेश्चन देखिए, 1 किलोग्राम राशि का वजन कितना होता है, तो 1 किलोग्राम बराबर होता है 9.8 न्यूटन। यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, बात्या भट्टी में उत्पादित लोहा है, तो कैसा लोहा है वो जो बात्या भट्टी में उत्पादित होता है, तो उसको बोलते हैं कच्चा लोहा या फिर पिग आयरन, ठीक है। जब कोई हवा का बुलबुला किसी झील की सतह से झील की तलहटी से सतह पर आता है तो उसका क्या होता है, उसका क्या होता है, आकार बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है, क्योंकि तलहटी से ऊपर जब आता है तो ऊपर दबाव कम होता है, जिससे उसका आकार बढ़ जाता है, और तलहटी में दबाव क्या होता है, अधिक होता है, तो आकार घट जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मछुआरे को तालाब के किनारे मछली को भाले से मारने की कोशिश में उसे ध्यान लगाना चाहिए, कहाँ ध्यान लगाना चाहिए, तो मछली के नीचे ध्यान लगाना चाहिए। क्यों लगाना चाहिए, क्योंकि पानी में क्या होता है, मछली आपको ऊपर दिखाई देती है। किस कारण दिखाई देती है, तो अपवर्तन के कारण। अपवर्तन के कारण क्या होता है, मछली जो थोड़ा ऊपर दिखाई देती है, इसलिए उसे भाले को कहाँ लगाना चाहिए, उस मछली के नीचे ध्यान लगाना चाहिए, जिससे कि वो सटीक मछली के ऊपर ही लगे। लाल और पीकॉक ब्लू रंग को मिला देने से कौन सा रंग बनेगा, तो आपका रंग बनेगा आपका सफेद। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक आवाज सारणी किसने प्रस्तुत की थी, तो आधुनिक जो आवाज सारणी थी वो मेंडलीव ने बनाई थी। और जो आधुनिक आवाज सारणी है वो किस पर मतलब किस पर आधारित है, तो वो परमाणु क्रमांक पर आधारित है, परमाणु क्रमांक पर आधारित है। अगला क्वेश्चन देखिए, जलाने के लिए कौन सी गैस आवश्यक है, जलाने के लिए आपको ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी, जबकि बुझाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। बुझाने के लिए आपको कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत पड़ेगी, और जलाने के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी, तो ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी। दूध उदाहरण है, दूध किसका उदाहरण है, तो दूध आपका पायस का उदाहरण है। पायस क्या होता है कि जब हम द्रव में बसा को मिलाते हैं तो क्या बनता है, हमारा पायस बनता है, ठीक है। लिटमस का प्राकृतिक रंग कैसा होता है, तो लिटमस जो प्राकृतिक रूप से कैसे रंग का होता है, तो बैंगनी रंग का होता है लिटमस। अगला क्वेश्चन देखिए, टंगस्टन का गलनांक बिंदु लगभग कितना होता है, तो लगभग 3500 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास होता है। टंगस्टन का प्रयोग किसमें करते हैं, तो जो घरों में हीटर का प्रयोग किया जाता है उसका जो तार बना होता है वो किसका बना होता है, तो टंगस्टन का ही बना होता है, ठीक है। एड्स यानी कि एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम निम्न में से किससे फैलता है, तो जो एड्स फैलता है वो किससे फैलता है, शारीरिक संपर्क से फैलता है। इसके अलावा जो संक्रमित जो रक्त होता है, यानी कि
जो ऐसा रक्त जो पहले से ही पॉल्यूटेड है उसको यदि हम किसी नॉर्मल व्यक्ति को चढ़ा देंगे तो उसको भी क्या हो जाएगा, एड्स हो जाएगा। और एड्स के लिए कौन सा वायरस होता है, तो एड्स के लिए वायरस होता है HIV वायरस, ठीक है, यानी ये वायरस से फैलता है। HIV वायरस के द्वारा ये एड्स रोग फैल जाता है। एड्स दिवस का मनाते हैं, तो एड्स दिवस मनाया जाता है 1 दिसंबर को। 1 दिसंबर को क्या मनाते हैं, तो एड्स डे मनाते हैं, ठीक है। और एड्स का परीक्षण का टेस्ट कौन सा होता है, तो एड्स के परीक्षण का टेस्ट होता है, उसको बोलते हैं हम एलिसा टेस्ट। अगला क्वेश्चन देखिए, रिकेट्स की एक बीमारी है। ये रिकेट्स किसकी बीमारी है, तो ये हड्डियों की बीमारी है और ये विटामिन डी की कमी से होती है, ठीक है, विटामिन डी की कमी से होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, मनुष्य लोहा किससे प्राप्त करता है, तो मनुष्य को लोहा प्राप्त करने के लिए किससे प्राप्त कर सकता है, पनीर से, दूध से, मछली से या फिर पालक से। तो मनुष्य को जो आयरन मिलता है वो किससे मिलता है, तो पालक से मिलता है, ठीक है। पालक हो गया, मेथी हो गया, सेब हो गया, इन सब से क्या मिलता है, मनुष्य को आयरन मिलता है। नेक्स्ट देखिए, प्रतिवर्ती क्रिया का केंद्र कौन सा होता है, तो प्रतिवर्ती क्रिया का जो केंद्र होता है वो होता है मेडुला ऑब्लिंगुएटा, या फिर रीढ़ की हड्डी कह सकते हो आप, या फिर आप स्पाइनल कॉर्ड भी कह सकते हो। रेडियो कार्बन काल निर्धारण किससे संबंधित है, तो जो रेडियो कार्बन डेटिंग होती है वो किससे संबंधित है, तो वो आपकी जीवाश्म से संबंधित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित शब्दों को अर्थपूर्ण अनुक्रम में सजाइए। तो देखिए सबसे पहले क्या करोगे, अपराध होगा, अपराध के बाद में पुलिस आएगी, पुलिस कहाँ लेके जाएगी, न्यायाधीश के पास लेके जाएगी, न्यायाधीश निर्णय लेंगे और लास्ट में क्या देंगे, आपको दंड देंगे। यानी सबसे पहले 3 आएगा, 3 के बाद में 1, 3, 1, 4, 5, 2, 3, 1, 4, 5, 2 किसमें है, ऑप्शन नंबर डी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सुधा लड़कियों की एक कतार के दोनों ओर छोर से 20वें स्थान पर है, तो उस कतार में कितनी लड़कियां हैं, जब दोनों छोर से 20वें नंबर पर है तो आपको क्या करना है, 20 + 20 - के 1, ठीक है, यानी 20 और 20 40 - के 1 कितना हो जाएगा, 39, यानी कुल मिला के उसमें लड़कियां कितनी हैं, तो 39 लड़कियां हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, दिए गए विकल्पों में से भिन्न शब्द को चुनिए, तो भिन्न बताना है आपको, भिन्न कौन सा हो जाएगा, देखिए गंगा, यमुना, सरयू और राधिका, इसमें भिन्न कौन सा हो जाएगा, राधिका, क्योंकि ये तीनों नदियों के नाम है और ये नदी नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, दिए विकल्पों में से संबंधित शब्द का चयन कीजिए। सोमवार का संबंध बृहस्पतिवार से है, तो शुक्रवार का संबंध किससे होगा, तो देखिए सोमवार में जब हम 2 दिन जोड़ देंगे तो हमें बृहस्पतिवार मिलेगा, उसी प्रकार जब हम शुक्रवार में 2 दिन जोड़ देंगे तो हमें क्या मिलेगा, सोमवार मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न संख्या श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, समीकरण x² - के 16x + के 63 बराबर 0 में x का मान बताइए। तो देखिए इसका फैक्टर कर लेते हैं, इसको लिख सकते हैं हम x² - के 7x - के 9x + के 63 बराबर 0। हम अब क्या करेंगे, इसमें से x कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा x - के 7, यहाँ से 9 कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा x - के 7 बराबर 0। दोनों में से x - के 7 कॉमन आ जाएगा तो इधर बचेगा आपका x - के 9, ये बराबर हो जाएगा 0। तो यहाँ से x बराबर मिल जाएगा 7 और x बराबर 9, तो x की वैल्यू कौन कौन सी हो गई, 7 और 9, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इसको सबको जोड़ना है, तो मैंने आपको बताया है कि जितना मैक्सिमम अंक होंगे पॉइंट के बाद में उतने ही आपके आंसर में मैक्सिमम अंक मिलेंगे। यहाँ पे देखिए 3 है, यहाँ 2 है और यहाँ पे 1 है पॉइंट के बाद अंक, तो आपके जो आंसर होगा वो मैक्सिमम होगा, यानी 1, 2, 3 आपके बाद आंसर में जो अंक होंगे वो कितने होने चाहिए, 3 अंक होने चाहिए। तो 3 किसमें है, देखिए पॉइंट के बाद यहाँ पे तो 1 भी नहीं है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ पर 4 है, तो जिसमें 3 है वो यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, x³ - 1/x³ बराबर 14 है, तो x - 1/x किसके बराबर होगा। तो देखिए मैंने आपको एक चीज बता रखी थी, यदि मान लीजिए x - के 1/x बराबर a है, तो यहाँ से x³ - के 1/x³ बराबर क्या मिलेगा, a³ 3 + के 3a, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। कब होता है फॉर्मूला, जब आपका x - के 1/x बराबर a दे रखा हो, ठीक है, तो आपको फॉर्मूला लगाना है कि x³ - के 1/x³ बराबर a³ + के 3a। लेकिन आपको क्वेश्चन में ये वाली वैल्यू दे रखी है और ये वाली वैल्यू आपसे पूछी है, यानी कि आपको a की वैल्यू निकालनी है, तो इसका मतलब a की वैल्यू जिन चारों ऑप्शन में से एक ऑप्शन होगा, ठीक है। तो हम मान लेते हैं कि x - 1/x बराबर हमारा 2 है, तो a³ + 3a बराबर हमारा कितना आना चाहिए, 14 आना चाहिए। तो रख लीजिए, देखिए x - 1/x बराबर हमने मान लिया 2 है,
तो ए क्यू यानी कि 2 की पावर 3 प्लस का 3 इंटू ए है, तो ए की वैल्यू 2 है। 2 की पावर 3 कितना होता है 8, 8 प्लस के 6 कितना आ गया 14, जो कि हमारे समीकरण को क्या कर रहा है संतुष्ट कर रहा है। तो इसका मतलब x माइनस 1/x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से 2 निकल के आ जाएगी, जो हमारे समीकरण को संतुष्ट कर देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वृत्त का क्षेत्रफल होता है, तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, पाई आर स्क्वायर भी होता है और पाई डी स्क्वायर अपॉन 4 भी होता है। क्यों होता है, क्योंकि आर बराबर क्या होता है व्यास बटे 2, तो डी बाई 2 कवर कर देंगे तो डी स्क्वायर बटे 4 आ जाएगा। यानी ये भी आपका क्या होता है वृत्त का क्षेत्रफल और ये भी आपका वृत्त का क्षेत्रफल होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, ये घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दे रखी है 20, 10 और 5। घनाभ का आयतन कितना होगा, देखिए घनाभ का आयतन कैसा क्या होता है, घनाभ का आयतन बराबर होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, जो कि कितनी है 20 गुणा 10 गुणा 5। ये कितना हो जाएगा 1000 घन मीटर। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, कॉस थीटा बराबर कितना होता है, तो कॉस थीटा बराबर 1 बटे सेक थीटा भी होता है, 1 बटे साइन 90 माइनस थीटा भी होता है और 1 माइनस के साइन स्क्वायर का रूट भी होता है, यानी ये तीनों ही फॉर्मूले होते हैं कॉस थीटा के। अगला क्वेश्चन देखिए, 748 में हम किस संख्या से गुणा करें और फिर उसमें हम 9 से गुणा करने पे हमें इतनी संख्या मिल जाएगी। तो देखिए हम इकाई के अंक से इसको सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, देखिए 9 8 48, यानी हमारे इकाई का अंक कितना मिल गया 8। अब हम 8 में ऐसी किस संख्या से गुणा करें कि हमें इकाई का अंक कितना मिल जाए 6 मिल जाए। तो देखिए यदि हम 8 में 2 से गुणा करेंगे तो देखिए 9 8 72, सॉरी 9 8 कितने होते हैं 72, तो यहाँ कितना मिल जाएगा 2 मिल जाएगा, गलत लिख दिया था। ठीक है, यदि हम 2 में अब किस संख्या से गुणा करें कि हमें इकाई का अंक कितना मिल जाए 6 मिल जाए, तो 2 से गुणा करेंगे तो हमें कितना मिलेगा 4 मिलेगा, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। 4 से गुणा करेंगे तो हमें 8 मिलेगा, तो ये भी आंसर नहीं होगा। और 8 से गुणा करेंगे तो हमें कितना मिलेगा 6 मिलेगा, तो ये हमारा आंसर हो सकता है। और देखिए 2 से गुणा करेंगे तो हमें कितना मिलेगा 4 मिलेगा, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। तो एक ही ऑप्शन है जो हमारे समीकरण को संतुष्ट कर रहा है। नेक्स्ट देखिए, 18, 30 और 32 का महत्तम समावर्तक कितना होगा। तो देखिए महत्तम समावर्तक क्या होता है, वो बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो इन संख्याओं को पूरा पूरा विभाजित कर दे। तो सबसे बड़ी संख्या देखिए इसमें कौन सी है 4, क्या ये 4 से सभी संख्याएं करती है, तो 30 4 से नहीं करता है, तो ये भी नहीं होगा। 3 से करती है 32, तो नहीं करती, ये भी नहीं होगा। 2 से करती है तीनों संख्याएं, तो ये करती है, तो ये आपका क्या हो जाएगा महत्तम समावर्तक हो जाएगा। x का 10%, y का 20% है, तो x और y का अंतर बताइए। तो देखिए x का 10% यानी x गुणा 10 बट्टे 100 बराबर y का 20%, यानी कि y गुणा 20 बट्टे 100। इसका अनुपात निकाल लीजिए, 100 से 100 खत्म, 0 से 0 खत्म, यानी कि x अपन y बराबर मिल जाएगा। यहाँ से x अपन y बराबर 2 इधर बचेगा, 1 बटे में जाएगा, यानी कि 2 बटे में 1, 2 बटे में 1। ठीक है, यानी कि दोनों का अनुपात कितना आ गया, x अनुपात y बराबर मिल जाएगा 2:1। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कोई वस्तु 15% के लाभ पर 851 रुपये में बेची जाती है, यदि वो 888 रुपये में बिकती है तो पैसा लाभ कितना हुआ। तो देखिए हमने मान लिया कि जो वस्तु हमारा उसका क्रय मूल्य कितना है 100 रुपये है, तो जब हम 100 रुपये वाली वस्तु को 15% के लाभ पर बेचते हैं तो हम कितना बेचेगी, वो 115 रुपये में बेची जाएगी। ठीक है, तो 115 की वैल्यू आपको दे रखी है, कितनी दे रखी है 851। क्लियर, तो 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ से कितनी मिल जाएगी आपको 851 बटे में 115। तो हमारा क्रय मूल्य हमने कितना माना था 100 माना था, तो हम अपना क्रय मूल्य निकाल लेते हैं। तो 100 यूनिट की वैल्यू हमें कितनी मिल जाएगी 851 बटे में 115 गुणा 100। इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो देखिए 23 से कटेगा 23 दूनी 115, 23 से कितने में कटेगा 23 से कटेगा ये 23 दूनी 46, 23 से 69, यानी 3 बचेगा यहाँ पे, और यहाँ बचेगा आपका 6 और 23 अट्ठे 161, यानी कि 37 बार कटेगा, और 5 से कटेगा आपका ये 20 बार, और 20 इंटू 37 यानी 37 दूनी 74, यानी कि 740। यानी कि हमारा जो क्रय मूल्य निकल के आया वो कितना निकल के आया 740। अब आपसे कहा कि यदि वो 888 में बिके तो लाभ बताइए, यानी कि 740 वाली जो चीज़ है वो कितने में बिक रही है, 888 में बिक रही है, कितने का लाभ कमा रहे हैं, तो 888 माइनस के 740, कितने का लाभ हो जाएगा ये आपका, ये लाभ हो जाएगा 148 का, कितने पे, तो क्रय मूल्य पर। देखिए लाभ की गणना किस पर की जाती है, क्रय मूल्य पर की जाती है। तो 148 का लाभ हुआ है, कितने पे हुआ है 740 पे, कितने प्रतिशत का लाभ हुआ तो गुणा कर देंगे 100 का। इसको सॉल्व कर लेंगे, तो देखिए क्या सॉल्व करेंगे, 0 से 0 खत्म,
37 से कटेगा 2 बार और 37 से कटेगा ये 4 बार, 2 से कटेगा आपका ये 2 बार, 2 × 10 कितना आ जाएगा 20, यानी कितने % का लाभ हो गया, तो 20% का लाभ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, एक कक्षा के 24 छात्रों की आयु का औसत कितना है, 10 वर्ष है। यदि शिक्षक की आयु को भी शामिल कर लिया जाए तो औसत में 1 वर्ष की वृद्धि हो जाती है, तो शिक्षक की आयु क्या होगी। तो देखिए, यदि मान लीजिए जो शिक्षक आया है वो 10 वर्ष का होता है तो हमारे कुल औसत पर कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि औसत के बराबर यदि कोई संख्या जोड़ी जाए या फिर औसत के बराबर ही कोई संख्या घटाई जाए तो हमारे औसत पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जो शिक्षक आया वो कुछ ज़्यादा साल का आया है, जिसकी वजह से क्या हुआ है, 1 वर्ष की वृद्धि हो गई है, तो उसे 10 वर्ष तो वो लाया ही होगा, साथ में कितना एक्स्ट्रा लेके आया है, जिससे कि सब में एक वर्ष की वृद्धि हुई है। तो देखिए 24 छात्र पहले से थे और एक वो खुद हो गया, 24 और 1 25, और 25 की वृद्धि हुई है, तो कुल मिलाकर वो कितने साल का होगा, 10 और 25 35 साल का होगा। तो शिक्षक की आयु कितनी हो जाएगी, 35 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको दे रखा है अंडरवुड में 1296 बटे में क्वेश्चन मार्क बराबर क्वेश्चन मार्क बटे में 2.25, आपको क्वेश्चन मार्क की वैल्यू बतानी है। तो देखिए हम मान लेते हैं कि क्वेश्चन मार्क की जगह कितना है, x है, तो 1296 का वर्गमूल कितना होता है, 36, 36 बटे में x बराबर x बटे में 2.25। इसको सॉल्व कर लीजिए तो x स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि इसका गुणा इसमें होगा, बराबर 36 गुणा 2.25। इसको जब सॉल्व करेंगे तो 36 गुणा 2.25 कितना होता है, तो ये होता है आपका 81, यानी कि एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, तो 81। तो यहाँ से एक्स बराबर कितना मिल जाएगा, एक्स बराबर मिल जाएगा 81 का वर्गमूल यानी कि 9। तो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू कितनी मिल जाएगी आपको, 9 मिल जाएगी। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। पहला क्वेश्चन देखिए, साधारण ब्याज का क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है तो उनका योग कितना है, 500, तो छोटी संख्या बताइए। देखिए 2:3 में दोनों का अनुपात है, तो 2 3 5, 5 की वैल्यू दे रखी है 500, एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी 100, यानी कि 500 बटे में 5 बराबर 100। पूछा क्या, छोटी संख्या हमारी कितनी है 2, तो 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक की वैल्यू 100 है, 2 की वैल्यू 200। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और ये है आज का लास्ट क्वेश्चन। देखिए, एक तरह की धारा की दिशा में चाल कितनी है 12, और धारा विपरीत दिशा में चाल कितनी है 6, तो बेग धारा का बेग बताइए। तो धारा की चाल कैसे निकालते हैं, तो धारा की चाल बराबर होता है, धारा की चाल बराबर अंदिश में चाल यानी कि 12 माइनस के विपरीत दिशा में चाल यानी कि 6 और बटे में 2, कितना हो जाएगा 12 माइनस के 6 यानी कि 6, और 6 बटे में 2 कितना जाएगा 3। तो धारा की चाल कितनी आ जाएगी 3 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये था आज का प्रैक्टिस है। वीडियो आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।